हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा। खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात एपिसोड नंबर 218 218 एपिसोड है और हम एक खास सब्जेक्ट पर आज सभी को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुंबई में इन दिनों मतलब एक चलन हो गया रीडेवलपमेंट का और हमारे खास मेहमान है एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जैसे चलन है, चलन में बह नहीं जाना है, एज पर लीगल रेमेडीज, एज पर क्या सरकार की गाइडलाइन से क्या नियम कायदे हैं उसके आधार पर यदि करोगे तो आपका हो सकता है सक्सेसफुली रीडेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो वही आज आप बताने के लिए एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब आए हैं। तो रीडेवलपमेंट राइट्स एंड चैलेंजेस एंड लीगल रेमेडीज फॉर द रेसिडेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो लोग रहते हैं और करीबन 1.5 लाख हाउसिंग सोसाइटी का आंकड़ा है पूरे महाराष्ट्र भर में और उसमें से 60, 70, 80% कगार पे रीडेवलपमेंट में, मतलब मुंबई की बात करें, उपनगर की या सिटी की, तो हर 4 बिल्डिंग 6 बिल्डिंग छोड़ के रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो ये रीडेवलपमेंट का जो जोर है इसमें आपको अवेयर और एजुकेट होना जरूरी है, आपको जागना जरूरी है, क्योंकि आपके साथ में जरा सी आपकी लापरवाही, जरा सी आपकी नींद लगी और आपके साथ गलत हो सकता है। दुर्घटना आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी जैसे कहते हैं, और इसीलिए वो प्रोजेक्ट स्टॉल नहीं हो, प्रोजेक्ट रुके नहीं, आपका प्रोजेक्ट 3, 4, 5 साल में कंप्लीट हो जाए, 10 साल तक, 8-10 साल तक, और वो वाइबिलिटी की अनवाइबिलिटी नहीं हो जाए और बिल्डर बोले मेरे पास किराया नहीं देने का। तो ये सब चीजों के लिए आप सावधानी रखें और ये सावधानी जब रखेंगे, जब ये आप पूरा हमारा ये एपिसोड प्रभु से खास बात देखेंगे, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा न्यूज के ज्वाइंट संयुक्त तत्वाधान में ये हम पिछले 4 साल से ये शो चला रहे हैं और आज सिलसिला यही है कि हम आप सभी को अवेयर और एजुकेट कर सके। हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी के लीडरशिप में ये सब चीजें हो रही है और सिटीजन जस्टिस फोरम के कर्ता हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब। आप रीडेवलपमेंट और तमाम मामलों के एक्सपर्ट हैं और रेरा की बात करें, रेरा में भी काफी एक्सपर्ट है। तो सर से जानेंगे हम इन विषय पर। इसके पहले मैं उनका स्वागत कर देता हूँ एक खूबसूरत शायरी के साथ में, क्योंकि हमारा भी जो सफर है ये जानदार और शानदार सफर हो गया सर। एक मतलब 4 साल का एक वो होता है, एक नॉन स्टॉप हम हर सैटरडे को आपसे कनेक्ट होते हैं, तो ये बड़ा सफर हो गया और आप भी उस सफर में एक साथी, एक दोस्त बनकर आते हैं। तो सफर कल भी था, सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है, सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है, और ख्वाहिशें से आप मतलब जो ख्वाहिश रहेगी, आपकी उम्मीद रहेगी, उससे आपका रीडेवलपमेंट भी होगा और आप अवेयर और एजुकेट भी होंगे तो भी आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और एज पर लीगल रेमेडीज आज हमारे साथ में मौजूद है कीनोट स्पीकर्स एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब। सर आरटीआई एक्टिविस्ट है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो काफी सारे कारनामे किए इन्होंने। हम टू दी पॉइंट आते हैं क्योंकि सर के पास भी समय एकदम लिमिटेड है और हमारा भी ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप टू दी पॉइंट और एकदम आप इससे अवेयर और एजुकेट हो। और रीडेवलपमेंट में जाने के पहले आप ये एपिसोड जरूर देखें, अपनी हाउसिंग सोसाइटी में जो ग्रुप है उन ग्रुप्स में डाल दे ताकि लोग अवेयर और एजुकेट हो। और ये एपिसोड हम कुछ खास कारणों की वजह से रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। यदि चैनल महासेवा न्यूज पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो सिलसिला शुरू करते हैं। आज के इस प्रभु से खास बात शो के लिए हमें इन्वाइट करता हूँ, प्लीज वेलकम एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरू करने के पहले सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। यस। तो अभी वो इंट्रोडक्शन में जो इन्होंने जो पहले बात की थी, दैट इज एक दुर्घटना। दुर्घटना क्या हो सकती है रीडेवलपमेंट? यू विल बिकम रूफलेस, यानी आप छत बिगड़ के हो सकते हैं, वो एक दुर्घटना है। और कई सालों तक और कई ऐसे केसेस हमने लड़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की है। दूसरी ये बात है कि तुम्हारी लापरवाही से आपका जो हक है, आप अगर वो हक के लिए नहीं खड़े रहते हो तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये एक आपको बहुत समझना है। और रीडेवलपमेंट जाने के पहले जब भी आपको ये सोच आती है कि हमारी बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में जाना है, तो आपको सबसे पहला ये चेक करना है कि कन्वेंस सोसाइटी का हुआ है कि नहीं। सबसे पहली बात, अगर कन्वेंस नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी कार्ड में सोसाइटी का नाम नहीं है, तो कोई भी बिल्डर को आप अपॉइंट करोगे, उसके साथ एमओयू करोगे या क्या बोलते हैं
साइट बिगर मीन्स आप उसके साथ में डीएबी कर दिए तो वो वैलिड नहीं रहेगा। उसका रीजन है आज इतना सारा जो है टेक्नोलॉजी आ गई है, बीएमसी में भी आ गई है, जिसको ऑटो डीसीआर बोलते हैं। जब तक सोसाइटी के नाम पे प्लॉट नहीं है, जो भी बिल्डर आएगा वो सोसाइटी के नाम पे सीसी नहीं ले सकता, उसका प्लान ही अप्रूव नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा छलावा है। अभी मैंने देखा है अक्सर, यानी बहुत अच्छी सोसाइटी भी है, जैसे घाटकोपर में एक सोसाइटी ने 300 स्क्वायर फीट के वो लोग के फ्लैट थे, उसके जगह पे 960 स्क्वायर फीट एक्सिस्टिंग मेंबर को मिले और 50 लाख का कॉर्पस फंड जमा हुआ सोसाइटी की किटी में, बट उन्होंने सेल्फ रिडेवलपमेंट किया। तो अभी जितनी भी अपने मुझे जानकारी है, या आप भी गूगल में सर्च कर सकते हो, एक भी सेल्फ रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक कोई भी स्टॉल नहीं हुआ है। स्टॉल नहीं हुआ, बराबर। बाकी आपको काफी सारे प्रोजेक्ट स्टॉल मिल जाएंगे। आप अगर रेराम की वेबसाइट में भी जाके पूछोगे, या तो गूगल में भी डालो स्टॉल प्रोजेक्ट इन मुंबई, आपको बहुत से स्टॉल प्रोजेक्ट मिलेंगे। और मेरी जो जानकारी है वो 6 से 7 हजार फैमिली जो है वो रूफलेस है, छत बिगर है। आज 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, 15 साल हो गए, बिल्डर भाड़ा नहीं दे रहा है, बिल्डर कंस्ट्रक्शन नहीं करता है। उसकी 2 वजह है, बिल्डर ने ओवर ट्रेड किया है, या तो बिल्डर की कैपेसिटी नहीं थी, तो अभी वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा है। जब अगर उसका कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो सामने अपना इनवॉइस है, होम बायर को रेज नहीं कर पा रहा है, या अपना फ्लैट जो है उसको बेचना है वो बेच नहीं पा रहा है, उसके पास वो पैसा नहीं आ रहा है। तो 2 चीज होती है, एक तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा है और आपको रेंट नहीं दे पा रहा है। अभी बहुत से जगह पे मैंने देखा हूं कि 2 पॉइंट के ऊपर जनरल मेंबर को मैनेजिंग कमिटी जो है वो एक प्रेशर बनाती, एक दबाव बनाती। जैसे कि एक बांद्रा के अंदर, बांद्रा में कलेक्टर लैंड है, राइट। अभी हमारे चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो कलेक्टर लैंड को लीज होल्ड लैंड में से फ्री होल्ड करने में नाउ दे आर रिड्यूसिंग द ड्यूटी टू 5% फॉर द सेल्फ रिडेवलपमेंट। फॉर द सेल्फ रिडेवलपमेंट बिल्डर के थ्रू रिडेवलपमेंट कराएंगे तो 10% रेडी रेकनर का 10%। तो वो एक प्रेशर बनाने में आता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये साल के बाद में 70% हो जाएगा, तो बिल्डर को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी। तो उसमें वो लोग काफी सारा खेल खेल लेते हैं। अभी वो कैसा खेल खेलते हैं और किस तरह से रुकाने का, वो एक बताता हूं। दूसरा जो है कि कहीं बिल्डर का कोई प्लास्टर गिर गया, लूज कंक्रीट गिर गया, बस बोले अभी ये बिल्डिंग गिरने वाली है, इमीडिएटली अपने को बिल्डर अपॉइंट करने का है। तो ये एक 2 जो वजह है कि जिससे आम मेंबर जो है, जिसको जानकारी नहीं है, वो बेचारा, वो भाई उसको बोलता हूं गलीबल मेंबर, वो उसके चक्कर में आ जाता है और बगैर सोचे समझे कंसेंट दे देता है, वो भी इरेवोकेबल कंसेंट दे देता है, और बाद में बड़ी तकलीफ का जो है उसको सामना करना पड़ता है। और जैसे आपने ख्वाहिश की बात की थी, हम नए फ्लैट की ख्वाहिश में, नया फ्लैट तो मिलता नहीं अगर हमें को ऐसा बिल्डर मिल गया, तो आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे कितने स्टॉल प्रोजेक्ट है, बट वो ख्वाहिश में हम नया फ्लैट देखने की जगह पे हम नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। काफी सारे सीनियर सिटीजन जो है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये फ्लैट नहीं मिलता है। तो सबसे पहला आपको चेक करना है, कन्वेंस आपके सोसाइटी के नाम पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी कार्ड आपके सोसाइटी के नाम पे होना चाहिए, और फीजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट से आप बनाओ। तो वो रोड के विड्थ के हिसाब से आपको वो बता देगा कि आपको कितनी एफएसआई मिलेगी। और मैं और एक चीज आपको बोलता हूं, जब भी मैं ऐसी मीटिंग में जाता हूं या मेरे पास लोग आते हैं, तो वो लोग एक ही चीज बोलते हैं कि बिल्डर हमको क्या दे रहा है। अरे हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, प्रॉपर्टी मेरी है, फ्लैट मेरा है, सोसाइटी का लैंड है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ और उसमें यह लिखो कि एक्सिस्टिंग मेंबर को जो मोफा कारपेट है उस पे एडिशनल मोफा कारपेट कितना मिलेगा। एक बात जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि जो 35% फंजिबल एफएसआई मिलती है टू एक्सिस्टिंग मेंबर, यानी अगर मेरे सोसाइटी के अंदर मैं मेंबर हूं तो मेरा जितना भी एरिया है, समझो 500 स्क्वायर फीट का मेरा एरिया है,
मोफा कारपेट, तो मेरे को 175 स्क्वायर फीट जो मेरे को बिल्डर देगा 35% फंजिबल एफएसआई, वो उसको प्रीमियम नहीं पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उस पे उसको सिर्फ 5 से 6 हजार रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है, उससे ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है वो जो एरिया मेरा बनाएगा उसका। बट फिर भी बहुत से पीएमसी जो रहते हैं वो बोलता है नहीं तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आपको 22% मिलेगा, 20% मिलेगा, 25% मिलेगा। तो बेस्ड ऑन दैट पीएमसी रिपोर्ट द बिल्डर आपको वो कोटेशन देगा। तो अगर आपका आर्किटेक्ट अगर न्यूट्रल है, अभी जैसे मैं मेरी सोसाइटी की बात करता हूं, बैंड्रा के अंदर विंध्याचल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें मेरा एक फ्लैट है। वहां पे मैंने उनको बोला था कि पहले आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट के पास से, और फिर हम डिसाइड करेंगे, बिकॉज वो आर्किटेक्ट विल गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर। उन्होंने एक पीएमसी को अपॉइंट कर दिया। अब पीएमसी का जब मैंने वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखा तो इट वाज 30% और 50%। तो आई वॉज लिटिल शॉक। तो मैंने उसको रेस किया, सब मेंबर को मैंने व्हाट्सएप किए, काफी सारे उनको लिटरेचर भेजा, काफी सारे वीडियोस भेजे मैंने। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम वापस रिप्रेजेंट करने आया, और वो टाइम पे हमने एक बहुत ही बड़ी रेप्यूटेड लॉ फर्म को अपॉइंट किया विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स टू सिलेक्ट के भाई हमको कौन सा लॉ फर्म में जाना चाहिए। बस एमसी ने वो थोप दिया कि बस ये लॉ फर्म को फाइनल करने का है। आप नहीं मानोगे, एक एमओयू बनाने का है, उसमें एक डीए बनाने का है, PAAA बनाने का है, और क्या बोलते हैं इरिवोकेबल अपना पावर ऑफ अटर्नी बनाने का है। वो 4 डॉक्यूमेंट का द सोसाइटी इज रेडी टू पे 39 लाख रुपीस, विच इज एस्ट्रोनॉमिकल फिगर। तो ये सब चीज अगर होता है, अगर आप जानकारी में आपके नहीं है और आप उस चीज के लिए आवाज नहीं उठाते, तो फिर वो बिल्डर ने जब वो पीएमसी को पूछा, वही पीएमसी मेरी बाजू की सोसाइटी में जो आसुदा कुटीर है वहां पे 100% एडिशनल एफएसआई दे रहा है, सेम विथ ऑफ रोड। फिर वही विथ के ऊपर आगे एक बालमोरल सोसाइटी है जो रायजा ने लिया है, वो 127% एडिशनल। सभी रोड विथ सेम है, वही रोड के ऊपर है, एक 2 बाजू में है, एक सामने है, सेम रोड विथ है, सब कुछ सेम है। वैसे होगा। जब रोड विथ ही एक ही है तो फिर वो एज पर, फिर उसने बोला नहीं, जब भी मैंने बनाया था तभी 3311 और 3320B का जो था वो आया नहीं था क्लेरिफिकेशन। लेकिन ये तो ऑलरेडी वो ये जो नोटिफिकेशन है उसके पहले वालों का डीए हो गया था। तो बहरहाल फिर उसके बाद जब ये ऑब्जेक्शन उठाने में आया तो आप मानोगे नहीं, मिरेकलियसली वो वापिस प्रेजेंटेशन करने आया और बोला अभी आपको 71 से 75% मिलेगा। मैं बोला भाई 75 मिलेगा, 100 क्यों नहीं मिलेगा जो बाजू की सोसाइटी को मिलती है। तो बोलता है नहीं हम बेयर मिनिमम रखते हैं। अभी देखो इसके अंदर ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसमें पीएमसी खेल कैसा खेलते हैं। ये 1000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, जब माल बिकेगा तो 1000 करोड़ रुपया बिल्डर के किटी में आएगा। तो टैक्टफुली जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 547 करोड़ दिखाया है, राइट। और उसमें भी पीएमसी ने उसमें भी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर जीएसटी लगा के वो इन्फ्लेट किया है। फिर कलेक्टर का लैंड का जो है वो इन्फ्लेट किया है। काफी सारी चीजें जो है वो इन्फ्लेट करने में आई। अगर इन रियलिस्टिक में पकड़ूं तो वो होना चाहिए 475 करोड़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विथ एक्सिस्टिंग मेंबर एंड सेलेबल कंपोनेंट द कंप्लीट बिल्डिंग, या 500 करोड़। तो मेरे जो प्लॉट है उस पे बिल्डर 500 करोड़ बनाएगा और मुझे जो 100% मिलना चाहिए जैसा बाजू की सोसाइटी में वो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे 75% ही मिलेगा। तो अगर वो 500, अच्छा अभी उसमें भी जब वो बिल्डर को पूछने में आया तो वो बोले जब 500 नहीं, बोले उसमें क्या 200 250 करोड़ तो उसको इंटरेस्ट में जाएगा। तो एक अच्छे मेंबर ने पूछा जो आउट स्टेशन रहता है वो जूम पे कि दैट मीन्स द बिल्डर इज नॉट हैविंग एनी मनी, अपनी किट्टी में से कुछ भी नहीं डालेगा। बोले नहीं ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, इतना इंटरेस्ट पकड़ना पड़ता है टू जस्ट टू शो दैट बिल्डर को खाली 250 करोड़ ही मिल रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, या 250 या 300 करोड़। बिल्डर के प्रति सहानुभूति जो मैं उसको
मेरे फ्लैट के वजह, मेरी सोसाइटी की वजह मैं उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं, हाँ। मैं उसको अपॉर्चुनिटी बरोबर। दे रहा हूं, तो मेरा हित रखने के जगह पे वो बिल्डर के बारे में सोच रहा है। हाँ, बरोबर। तो उसके लिए पीएमसी का जो रहता है वो कहीं ना कहीं टाइज अटैच रहते हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट के पास से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ और उसको बोलो सब सीनियरों का देके टेबल बनाओ, 33(7) में इतना मिलेगा, 33(11) में इतना मिलेगा, 33(20) में इतना मिलेगा, सो यू नो व्हाट इट इज। और सबसे पहला ये बात रखना है कि रेरा में हमें जो है एक्सिस्टिंग मेंबर को कोई रिलीफ नहीं है। और दूसरा, आपको ये इंसिस्ट करना है कि मेरी जो कारपेट एरिया है वो आप 2 से 5,000 रुपया कोई भी आर्किटेक्ट को देके आपके फ्लैट का एरिया सर्टिफाई कर लो। और मुझे जो एडिशनल एरिया मिलेगा वो रेरा एरिया नहीं चाहिए, भले आप ब्रैकेट में लिख दो कि भाई एज पर रेरा इट इज सो एंड सो। अगर मुझे 1,000 स्क्वायर फीट मिलता है, सब एडिशनल और एक्सिस्टिंग मिलके 1,000 स्क्वायर फीट मोफा कारपेट मिलता है, तो रेरा में लिखा जाएगा 1,040 स्क्वायर फीट, क्योंकि वो 4% का फर्क है। अगर आपने लिख लिया कि 1,000 स्क्वायर फीट एज पर रेरा कारपेट, तो आपको मिलेगा 960, तो वो 4% का माइनस है। तो ये बहुत से मेंबर लोग को ये पता नहीं है, जो कैलकुलेशन जो है कारपेट का वो किस तरह से एक्सिस्टिंग मेंबर के लिए किया जाता है। अभी रहा सवाल आपके पास जो है कन्वेंस नहीं है, तो 3 सिनेरियो है। एक, मोफा के तहत वो क्राइम होता है, तो यू कैन फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द बिल्डर कि भाई इन्होंने कन्वेंस करके नहीं दिया है। सेकेंड, सब मिलके डिन कन्वेंस के ले जाओ। और मेरा जो फेवरेट है दैट इज कंज्यूमर कोर्ट। अगर सब मेंबर का मिलके अगर 2 लाख रुपया पेड कंसिडरेशन बिल्डर को होता है, जिस टाइम पे आपने फ्लैट लिया था, रजिस्टर्ड की थी सोसाइटी, तो यू कैन फाइल डायरेक्टली इन एनसीडीआरसी। अभी एनसीडीआरसी में ये कंप्लेंट फाइल करने का फायदा क्या है फॉर गेटिंग द कन्वेंस? बहुत समझने की बात है कि एनसीडीआरसी का जो भी ऑर्डर होगा या बिल्डर के अगेंस्ट में जाएगा या सोसाइटी के अगेंस्ट में जाएगा। नॉर्मली 99.99% देखा होगा कि दैट गोज अगेंस्ट द बिल्डर। तो बिल्डर हैज टू चैलेंज दैट ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट। तो 3 साल के अंदर तो आपको एनसीडीआरसी का ऑर्डर आ जाएगा, और जैसे ही बिल्डर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, मेरे ख्याल से फर्स्ट हियरिंग या सेकेंड हियरिंग में उसको उड़ा देते हैं, और जो भी एनसीडीआरसी का ऑर्डर है उसको अपहेल्ड करते हैं, और आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। आपको मेंटल एगेनी का भी कॉम्पनसेशन मिलेगा, और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, अनफेयर ट्रीटमेंट का उसका भी कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो दैट अमाउंट्स टू अ वेरी बिग अमाउंट। और वो आज की तारीख में कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी ऑफिसर्स को अपॉइंट करने में आता है। बिल्डर डजंट कम टू साइन द कन्वेंस डीड, वो ऑफिसर जाके साइन करेगा। और अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो कंज्यूमर कोर्ट में दोनों जुरिडिक्शन है, सिविल और क्रिमिनल। ही विल बी, द बिल्डर विल बी अरेस्टेड। सो वो एक आपको देखना है। और जब आपको लगता है कि सोसाइटी आपके ऊपर बहुत ही प्रेशर बना रही है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप थोड़ा भी पूछोगे आपको, तो ये बोलेगा ये रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट में। रीडेवलपमेंट में अगेंस्ट में नहीं है। आई वॉन्ट दैट प्रोसेस टू बी ट्रांसपेरेंट एंड आई शुड अंडरस्टैंड। आज अगर मैं बांद्रा में रहता हूं, मेरा 5 करोड़ का फ्लैट है आज की तारीख में, जब वो बनेगा तो 10 करोड़ का होगा। तो आई डोंट वांट टू जस्ट ब्लैंकेट और ब्लाइंडली फॉलो एनीवन हु डजंट हैव द इंटरेस्ट ऑफ द होल ऑफ द सोसाइटी, बट ही हैज हिज ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। तो मुझे ख्याल रखना है, अगर वो मैं सवाल पूछता हूं, उसको क्लैरिफिकेशन मांगता हूं, तो इट इज सीम्स दैट आउटकास्टेड, ये गलत सवाल पूछता है। तो अभी अगर ऐसा हो रहा है आपकी सोसाइटी में, तो मैं आपको एक टूल देता हूं। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में बैठिए और उसको 3-4 साल की जो आपकी बैलेंस शीट है वो उसको बोलो कि जो हु इज प्रैक्टिसिंग इन कोऑपरेटिव, जैसे रमेश प्रभु जी है, तो वो आपको निकाल के देंगे कि क्या क्या इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर और जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कमियां हैं। वो कमियां को लेके आप खुद या कोई एडवोकेट के थ्रू 75(5) एमसीएस एक्ट के अंदर आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में आप उसको वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा। जैसा इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो चीज आप ब्लाइंडली फॉलो करते थे एमसी मेंबर को, वो कितने लैप्सेस
प्रोसीजरल लैप्सेस निकालेंगे और वो मैनेजिंग कमेटी को डिसॉल्व करके 2 टर्म के लिए डिबार भी कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द टूल. इफ अगर सोसाइटी इज प्रेशराइजिंग यू कि नहीं आपको यही टर्म्स में रीडेवलपमेंट करना है, तो दिस इज वन ऑफ द टूल अवेलेबल विथ यू. दूसरा, अगेन अगर कोई रेजोल्यूशन आपको लगता है कि बहुत ही जबरदस्ती पास करने में आया है, जैसा मैं आपको बताऊं, पीएमसी अपॉइंट हुआ, हम लोग के पास एक ही पीएमसी आया, प्रेसिडेंट किया और बोले इसको रेजोल्यूशन पास करो, ये पीएमसी को अपॉइंट करो. हमको कम से कम 3 पीएमसी का जो प्रेजेंटेशन था, उसका जो पर्सपेक्टिव था, वो जानने का हमको एज एन मेंबर अधिकार था, लेकिन वो देने में नहीं है. सिमिलरली देयर वर कोटेशन ऑफ 6 लाख रुपीज फॉर लीगल एडवाइजरी इन रीडेवलपमेंट, 10 लाख रुपीज फॉर लीगल एडवाइजरी फॉर रीडेवलपमेंट. वो सब कुछ छोड़ के 39 लाख रुपीस वाले को क्यों अपॉइंट किया, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. यानी जो L1 को इग्नोर किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया. तो अभी ऐसे टाइप के जो भी रेजोल्यूशन पास होते हैं, सो दैट हैज टू बी यू नो चैलेंज इन द कोऑपरेटिव कोड एंड यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स. नाउ ये हो गया हमारा एक जो प्रोसीजर है बिफोर अपॉइंटिंग द डेवलपर. अभी ये सब चीज अगर हो गई है और अगर नाउ इट इज फाइनलाइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं डीए. तो डीए जो फाइनलाइजेशन करना है, तो उसके पहले जो मेरा पहला क्वेश्चन था, एक मेरा जो स्टेटमेंट था कि हम बिल्डर को पूछते हैं कि हमें आप क्या दोगे, बरोबर, राइट. दैट इज द रॉन्ग क्वेश्चन. चीज मेरी है, सोसाइटी मेरी है, मुझे इतना चाहिए, प्लॉट मेरा है, हमको इतना एडिशनल एरिया चाहिए, इतना कॉर्पस फंड चाहिए, इतना जो मार्केट में रेंट चलता है उसके ऊपर आप क्या देते हो, और हम तुमको समझो अभी एक जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको 1 लाख स्क्वायर फीट बेचने का मिलता है एज पर द दिस प्रेजेंट स्कीम. अगर उसके बाद में अगर गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन करती है और कोई सेक्शन आ जाता है जैसा 33(7) के बाद में 33(11), 33(20) और भी कुछ भी आ सकता है, वी डोंट नो, तो उसका जो भी एडिशनल एफएसआई मिलेगा उसमें सोसाइटी का शेयर कितना रहेगा, दैट हैज टू बी डिटरमिन्ड राइट ऑन द डे 1. अदरवाइज अगर आप पीएमसी के भरोसे रहोगे तो वो गोल गोल बना के रखेगा, लीगल एडवाइजर भी गोल गोल बना के रखेगा, क्योंकि आप कितनी फीस दोगे लीगल एडवाइजर को और पीएमसी को, उससे 10 गुना ज्यादा वो पीएमसी को और लीगल एडवाइजर को देगा. तो आपकी सुनेगा या वो बिल्डर की सुनेगा, सिंपल थिंग. तो अभी मैंने थोड़े पॉइंटर्स बनाया हूं, इसकी मैं आपको लिंक भेज दूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये हम वीडियो में डाल देंगे और उसके बाद में जस्ट आप क्लिक करोगे तो पूरे के पूरे जो पॉइंटर्स है आपको मिल जाएंगे और काफी सारे 2-3 वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब सवाल जो सर बता रहे हैं, ये सवाल आपको डेवलपर से पूछने हैं. यस. डेवलपर सिलेक्शन में डोंट लीव इट टू मैनेजिंग कमिटी. You should ensure that the developer has completed a few TDR development projects earlier. यानी TDR related जो projects रहता है, जैसा भी मैं मेरी जो सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जो 18 फीट विद 18 मीटर्स विथ के रोड है, उसमें we are entitled to get 5.4 FSI, यानी 4 + 35%, that is 5.4. तो वो कैसा मिलेगा हमको कि ये बिल्डर ने कहीं पे भी इन दैट वार्ड और आउटसाइड द वार्ड, क्योंकि वो फिर वो रेट डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, वहां पे उसने पीटीसी बनाया है, परमानेंट ट्रांजिट कैंप बनाया है, पब्लिक पार्किंग बनाया है और रेंटल हाउसिंग बनाया है, और गवर्नमेंट को उसने वो बना के हैंड ओवर किया है. तो उसको वहां पे वो टीडीआर मिलेगा, जिसको बोलते हैं डीआरसी बाद में, यानी डेवलपमेंट सर्टिफिकेट. तो वो सर्टिफिकेट जो है वो बिल्डर के पास रहना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट के बिना पे आप शॉर्टलिस्ट करोगे नहीं तो क्या होगा, आपको वो कमिट करेगा कि मैं टीडीआर लेके आऊंगा, और बाजार में जब घूमेगा तो भाव आएंगे टीडीआर के 15,000 रुपया, 20,000 रुपया स्क्वायर फीट. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. 25,000 रुपीज स्क्वायर फीट अ प्लेस लाइक बैड्रा, इट मे वेरी. तो वो आपका प्रोजेक्ट का जो है वो डिले का एक कारण हो सकता है. देन
टीडीआर जो भी परचेज करेगा दैट शुड बी परचेस्ड इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। और सॉल्वेंसी ऑफ द बिल्डर आपको चेक करने का है। आस्किंग फॉर उसके 5 साल के आप इनकम टैक्स रिटर्न मांगो, फिर उसके वेल टैक्स के रिटर्न मांगो। 5 से 3 साल भी चलेगा, लेकिन 5 साल इट इज गिविंग यू अ फेयर आइडिया दैट ये बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट किया है। फिर वो बिल्डर के कितने स्टॉल प्रोजेक्ट है, कितने कंप्लीट्स है, वो रेरा की वेबसाइट पे वो बिल्डर का नाम डालोगे तो एक एक प्रोजेक्ट आपको दिखेगा। वो प्रोजेक्ट पे क्लिक करके देखना है कि इसके कितने कंप्लेंट्स पेंडिंग है, राइट। तो वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो जाता है। अगर वो बिल्डर ने, आप देखोगे कि काफी सारे होम बायर्स ने कंप्लेंट की है, दैट मीन्स ये बिल्डर हमारे लायक नहीं है। द प्लान ऑफ द प्रपोज्ड extension should be finalized by the developer's architect in consultation with society's architect। यानी इसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है कि जो प्लान फाइनलाइजेशन होता है, जिसको फ्लोर प्लेट बोलते हैं। और आज की तारीख में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। बिल्डर बोलता है मैं आपको जो पार्किंग जो है वो मैकेनाइज्ड पार्किंग दूंगा। आप समझते नहीं हो, मैकेनाइज्ड पार्किंग इज अ व्हाइट एलिफेंट। वो रिलायबल भी नहीं है। बहुत से टाइम पे आप देखो पेपर के अंदर इट हैज कोलैप्स्ड, यानी ऊपर की गाड़ी के साथ में नीचे जो बेचारा बंदा था उसके ऊपर वो गिरा है। आई थिंक ही इज ऑलमोस्ट डेड। तो वो भी रिसर्च कर रहा है। तो हमको रैम पार्किंग केसेस ऐसे हुए हैं कि वो गिरने से कोई बच्चा कोई उसपे इस तरह के भी केसेस हुए। हाँ, काफी सारे हुए। तो ट्राई टू अवॉइड मैकेनाइज्ड पार्किंग। और डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, इट शुड बी रजिस्टर्ड। क्लॉजेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्रीमेंट व्हिच रीड्स एज notwithstanding anything contained in the contrary, the agreement is executed as is where is basis. The society should not make it a point to emphasize that it is not the responsibility to obtain consent of each member and every member. However, they will support the builder in all such issues. There will be some few members, तो society जो committee है it should not take the onus के नहीं हम आपको सबका consent लाके देंगे। तो वो एक आपको देखना है। और दूसरा, अभी रेरा के और एनसीडीआरसी के और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए, लेटेस्ट जजमेंट्स, उन्होंने ये बताया है कि अगर बिल्डर फेल हो जाता है, स्टॉल प्रोजेक्ट हो जाता है, तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी एज एन को प्रमोटर और एज एन प्रमोटर टू रिफंड द मनी ऑफ द होम बायर विच द बिल्डर हैज टेकन। दिस इज लैंडमार्क डिसीजन फॉर द ऑन पल गोरेगांव पल हाउसिंग सोसाइटी। यस, वो लाइबिलिटी सब पर्ल हाउसिंग सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी पे आ गई। और ये एनसीआरडीसी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसका एक मैं बताता हूँ, ये बहुत अच्छा टेक्निकल चीज है आपने गोरेगांव पल की निकाले। गोरेगांव पल के अंदर जो सोसाइटी मेंबर्स थे उन्होंने केस किया था क्योंकि उनको 5-6 साल का रेंट नहीं मिला था। एक बिल्डिंग जो है वो 95% बन गई थी। एक बिल्डिंग जो थी वो 2 माला ही बना था, वो भी पार्किंग एरिया पोडियम ही बना था। And project was stalled and subsequently that builder was also arrested after some time। तो उसमें उसने क्या किया था, जो फर्स्ट बिल्डिंग जो थी that was supposed to be for 60 members of the society, 60 लोगों के लिए थी, बट बिल्डर ने चालाकी करके उसमें से 30 फ्लैट बेच दिए और बोले कि 30 मेंबर जो है उसको मैं सेल कंपोनेंट में दूंगा। जब बिल्डर को, जब इनकी पेशेंस खत्म हो गई एक्सिस्टिंग मेंबर की, तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जस्टिस काथावाला थे। पहले तो उनको बोला, उन्होंने 5 करोड़ रुपया इनका जो रेंट का बकाया है वो जमा करो। हम लोग ने एडवाइस दिया मेंबर लोगों के 5 लाख आता है तो जितनी जरूरत है उतना ही आप उठाओ, क्योंकि आगे चल के ये काम में आएगा। काम में ऐसा आएगा कि 3 महीने के बाद में जब काथावाला के पास, जस्टिस काथावाला के पास फिर हियरिंग आई तो उसमें बताया गया था कि भाई आपने पर्ट चार्ट सबमिट करो। पर्ट चार्ट के हिसाब से 3 महीने के बाद में उन्होंने एक ईंट भी वहां पे नहीं रखी थी। और जब ये बात ऑनरेबल जज को बताने में आई हाई कोर्ट के, तो उन्होंने बोला कि यू कैन टर्मिनेट दिस एग्रीमेंट, और उसका एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया। और जो पैसे थे उसमें से जो आए थे उसमें से कंप्लीट करे, और थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन करना पड़ा 50,000 से लाख रुपया, वो करके बिल्डिंग कंप्लीट होके लोग अंदर रहने चले गए। लेकिन जो 3 मेंबर जो थे इसके अंदर, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था, उन्होंने सीधा एनसीडीआरसी गए थे, क्योंकि उनका जो पेड कंसिडरेशन था वो मोर देन 2 करोड़। फ्रेश होम बायर्स, होम बायर्स, फ्रेश होम बायर्स, बराबर।
एनसीआरटी। हाँ, तो एनसीडीआरसी ने बोला कि नथिंग डूइंग, बिल्डर इज ऑल्सो अ प्रमोटर एंड यू आर ऑल्सो अ प्रमोटर। सो बिल्डर, हाँ, अगर वो बोलते बिल्डर का एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया है, बिल्डर जेल में चले गया है, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू रिफंड इट। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में सोसाइटी ने चैलेंज किया कि भाई पैसा तो बिल्डर ने लिया है, तो लेकिन जो एनसीडीआरसी का जो रीजनिंग था, जो जजमेंट था, उसके हिसाब से सोसाइटी को वो पैसा भरना पड़ा। वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो रीडेवलपमेंट में आप ये मत सोचो कि हमने बिल्डर को दे दिया तो हमारी जान बच गई, जान छूट गई। बिल्डर अगर वो प्रोजेक्ट स्टॉर्ड भी करता है तो हमको भी तकलीफ है, और होम बायर जो है, जो नए लोग हैं, उसको भी तकलीफ है, और उसकी जो लाइबिलिटी है वो हमारे पे आएगी। बिल्कुल। सो नेट अगर ये केस होता है तो वी आर इन लॉस। तो आज जो मेरा 5 करोड़ का जो फ्लैट है वो धूल में मिल जाएगा डिमोलिश होने के बाद में। तो सीधी सी बात है कि यदि प्रमोटर्स अपना रोल अदा नहीं कर पाया तो आप जो ओल्ड टेनेंट है या मैनेजिंग कमेटी, आप को प्रमोटर्स हो, वहां पे एज पर रूल्स ड्राफ्टिंग में लिखा है तो को प्रमोट की जिम्मेदारी आ जाती है। तो फ्रेश होम बायर्स और दोनों की जिम्मेदारी निभाते हुए ये जो टिप्स दिए, ये सावधान रहे। हम वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक के बाद फिर से जानेंगे भिमानी सर से कि और क्या टिप्स हैं और किस तरह से टिप्स देंगे लोगों को ताकि वो लोग स्टॉल ना हो प्रोजेक्ट, उनको और अलर्ट रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से जमीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है डीडीआर के, हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस जो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है डीडीआर के यहाँ। सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन। तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है। एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पूरे, यदि प्रोजेक्ट डेवलपर अंदर चला जाता है या बैंक करप्ट हो जाता है, जेल चला जाता है, तो मैनेजिंग कमेटी की या किस तरह से मतलब जब फ्रेश होम बायर्स गुहार लगाते हैं नेशनल कंज्यूमर में, तो किस तरह से आप भी वहां पर कनेक्ट होते हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं मैनेजिंग कमेटी या सभी तमाम मेंबर। तो आप अलर्ट रहें। और सर जानेंगे आगे क्या है इसमें, इससे बचने के उपाय, साथ ही ऑन पेपर हम उनसे मतलब हमारी जान छूटे लोगों को, इस तरह से क्या कहेंगे? तो एक तो सबसे बड़ी लाइबिलिटी होगी जीएसटी।
अगर एग्रीमेंट में कहीं भी इस तरह से मेंशन करने में आया दैट टैक्सेस जो है वो एक्सिस्टिंग होम मेंबर भरेंगे, तो आपको कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है। बरोबर। तो दैट हैज टू बी क्लियरली मेंशन्ड दैट जीएसटी विल बी पेड बाय द बिल्डर। फिर एक एग्जिट क्लॉज होना चाहिए और एक स्टेप इन क्लॉज होना चाहिए। अगर वो पर्ट चार्ट के हिसाब से काम नहीं करता है तो यू हैव द राइट टू सर्व हिम ए नोटिस एंड देन यू हैव द राइट टू टर्मिनेट हिम एंड स्टेप इन द प्रोजेक्ट सो दैट यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड गेट योर होम ऑल्सो। एंड जो होम बायर ने भी लिया है उसकी भी उम्मीद जो है वो पूरी होती है। अदरवाइज हम उम्मीद पे बोलते हैं दुनिया कायम है, लेकिन ये दुनिया में नहीं रहेंगे, दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन फ्लैट हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और बहुत सारे जा चुके हैं। हाँ। बहुत सारे सीनियर सिटीजन उम्मीद ताने हैं, बहुत सारे जा चुके हैं। उम्मीद में नई दुनिया में चले गए, लेकिन नया घर नहीं मिला उनको। नहीं कहा। तो वंस इन ए वीक और वंस इन ए मंथ जैसा आपको चलता है, आपको बिल्डर के साथ में मीटिंग करना चाहिए उस साइड के ऊपर कि भाई ये पर्ट चार्ट उधर लगा होगा और टेम्पररी जो ऑफिस बनी रहेगी साइड के ऑफिस, उसमें काम अभी तक वो आपका अगर 5वां स्लैब था कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये 5 स्लैब कंप्लीट होगा, तो आप जाके चेक करो कि वो टाइम स्लैब अपना वो टाइम के हिसाब से 5th फ्लोर का स्लैब कास्ट हुआ है कि नहीं। अदरवाइज तो आपके पास में कोई यार्ड स्टिक नहीं है मेजर करने के लिए। बिल्डर बोलेगा हाँ काम तो हो रहा है, 2 आदमी लगा के वो काम कर रहा है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान में रखना है। और दूसरा जो है क्वालिटी चेकिंग, आप एक इंजीनियर रख लीजिए, उसका जो काम रहेगा कि कितने रेइंफोर्समेंट है जो आरसीसी कंसल्टेंट ने दिया है वो हिसाब से उसने ले किया है कि नहीं। और हम जितने भी है मुंबई के अंदर सब दरिया किनारे से बहुत बाजू में है, तो आपके स्टील के ऊपर अगर आपको ये एपॉक्सी स्टील कोटेड रेइंफोर्समेंट मिल जाता है अगर टाटा का या सेल का, तो नथिंग लाइक इट। अदरवाइज आपको उसको एक डालना है कि भाई जो रेइंफोर्समेंट रहेगा बिफोर कास्टिंग यू शुड अप्लाई वन केमिकल सो दैट इट डजंट गेट रस्टेड वेरी फास्ट। और सेकेंड चीज, हर चीज अंदर आप स्पेसिफाई करो, राइट फ्रॉम आप नीचे जमीन पे देखो क्या लग रहा है, फ्लोरिंग के बाद में वॉल के ऊपर कैसा पेंट रहेगा, उसके ऊपर पहले पीओपी होना चाहिए, फिर फिनिश होना चाहिए, फिर नजर करो हाँ स्विचेस कौन सी रहेगी, ट्यूबलाइट कौन सी रहेंगी, फैन कौन से रहेंगे। अभी आजकल सब बिल्डर एसी भी दे रहे हैं और मॉड्यूलर फर्नीचर भी दे रहे हैं। वो मॉड्यूलर फर्नीचर की भी कौन सी क्वालिटी है क्या है वो भी स्पेसिफाइड करो, वरना 6 महीने के अंदर ही मॉड्यूलर किचन का दरवाजा हाथ में आ जाता है। तो ये काफी सारी चीज है, जैसा लिफ्ट है, लिफ्ट का क्या मेक रहेगा, क्या कैपेसिटी रहेगा, एडीआर है क्या है, बहुत सारी चीजें उसमें आपको डिटेल में जाना है। वायर कौन से यूज होंगे, बेसमेंट और पार्किंग जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा राइट फ्रॉम डे 1। अभी आपको मालूम है कि पार्किंग की वैल्यू जो है बांद्रा में 15 से 20 लाख रुपया है एक पार्किंग की, लेकिन हमारे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वो कम से कम 100 पार्किंग बेचेगा 20-20 लाख की, वो कहीं पे भी जिक्र में नहीं है। तो ये सब चीज जो है टेक्निकली आपको अंदर जाना पड़ेगा, ये आपकी चीज है। अगर आप लापरवाही करते हो और फिर 3 साल या 5 साल के बाद में यही मंच पे आके आप सुनील शर्मा से पूछेंगे कि भाई मेरे रीडेवलपमेंट को 5 साल हो गया, अभी तक बिल्डर ना भाड़ा दे रहा है ना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो हम क्या करें। तो ये सब चीज आपके साथ ना होनी चाहिए। उसके लिए आपको जो सावधानी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज कर लें। तो ये सावधानी बरत के आप एक एक चीज के लिए बढ़े। भीमानी सर बताइए, ये जैसा आपने बताया कि इंजीनियरिंग, क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन, ये जैसे रीडेवलपमेंट में फ्रेश होम बायर का तो महारेरा वो न्याय दिलवाता है, डायरेक्टली कनेक्ट करता है, लेकिन इनडायरेक्टली रीडेवलपमेंट को भी कनेक्ट करता है। मतलब जो पुराने टेनेंट है उनको भी महारेरा कवर करता है, आपको बताता है कि क्या कितने 3 महीने में कितना काम करेगा, वो प्लिंथ कब आएगी, सब वो पूरा अपडेट होता है। तो आप बड़ा सावधानी रख सकते। साथ ही सर इसमें कुछ अपडेट आ रही क्या महारेरा की कि आपकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी हर पर मॉनिटरिंग, ऑपरेटिंग, ऐसा कुछ महारेरा एक्चुअली आना तो चाहिए। हाँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि डिमांड्स हो रही है, ऐसा कुछ प्रपोजल्स भी दिया है, लेकिन उतना इंफ्रास्ट्रक्चर महारेरा के पास नहीं है कि जाके मॉनिटर करे। राइट, अभी जैसा उसने अगर महारेरा में जब सर्टिफिकेट लेने के लिए उसने डाला होगा चार्ट कि मैं ये कंप्लीट करूंगा, ये कंप्लीट करूंगा,
मालूम है एक्सकावेशन कितना हुआ, बरोबर। स्लैब कितना हुआ, ये कितना हुआ। फिर उसको हर 3 महीने वो अपलोड करना पड़ता है। बहुत से लोग अपलोड नहीं करते, लेकिन महारेरा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। जब तक हमारे जैसे लोग वहां जाके बोलते हैं कि भाई इसने अभी तक अपनी वेबसाइट पे लास्ट क्वार्टर का अपलोड नहीं किया है, तब वो जागते हैं। तो महारेरा भी कोशिश करेगी, लेकिन ये सब चीज अभी कितने हजार प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 25-30 हजार प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो किधर किधर महारेरा भी उसको मॉनिटर करेगी क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आप ही को मॉनिटरिंग करनी है। और प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। तो वो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आपकी कीमती प्राइस पोजीशन है, उसको आप किसी आज के हाथ में दे रहे हो। मान लो 25-30 साल पहले, 30 साल पहले जब चलन था घर खुद बनाने का, हाँ। तो आप देखते थे कौन सी सीमेंट यूज करना है, कौन सा सरिया कितना है, तो वो सब आपको ही देखना है। बिल्कुल। जी सर। फिर हाँ, अभी बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं कि हमारा पीएमसी और डेवलपर बोलता है कि हम बैंक गारंटी नहीं देंगे क्योंकि रेरा आ गया है। बरोबर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक गारंटी। लेकिन रेरा ने कहा बोला ऐसा कि बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है। हम तो वैसे भी रेरा में प्रोटेक्टेड नहीं है, एक्सिस्टिंग मेंबर जो है रेरा में हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो रेरा ने कहीं ऐसा नहीं बोला है कि रेरा आ गया है तो बिल्डर को 20% जो बैंक गारंटी देने की ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वो देने की जरूरत नहीं। वैसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। अगर कहीं पे लिखा है और दर्शक देख रहे हो तो मुझे भी एजुकेट करो, मैं भी अपने आप को अपडेट करूंगा। बट ये एक पीएमसी और बिल्डर की ये एक आपको क्या बोलते हैं, लुभाने की एक साजिश रहती है कि भाई सर इसमें ऐसा रहता है कि वो डेवलपर जो है ना, वो क्रेडाई, एमसीएचआई, ये सब एक जब जितने एसोसिएशन, इनका ये कहना है कि हम महारेरा में ऑलरेडी एस्क्रो अकाउंट के तहत 70% और 30% तो हमको खर्च करने को मिलता है। 70% तो वहीं रखा रहेगा जो भी प्रेस बाहर से आएगा। अब इस चक्कर में यार मान लो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अब 200 करोड़ या 250 करोड़ 25% बैंक गारंटी दे दी तो हमारा तो एक बड़ा अमाउंट वहां पे फंस जाएगा और वो टर्नओवर नहीं होगा। तो उसका मतलब है कि वो बिल्डर फिट नहीं है आपका प्रोजेक्ट करने के लिए। दैट इज माय ये सिंपल लाइन। उनकी साइड से क्रेडाई वेडाई, अगर मेरा प्रोजेक्ट अटक गया तो क्या क्रेडाई आके बना के देगी मेरे को? अब इन दोनों ने बीच में क्या रास्ता निकाला है कि जैसे रिहेब का जो कंपाउंड होता है सेल के एकता छोड़ के, कि आप 3 फ्लोर हमसे ले लो, 3 फ्लोर का माल ले लो, जब तक वो नहीं बिकेगा, जब आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये सब बैंक गारंटी की जगह ऑप्शंस निकाले हैं डेवलपर ने अपना अपना, कि भाई सोसाइटी को भी लेके चलना है। ये और एक ट्रैप है रीडेवलपमेंट का, राइट? अभी जो आदमी कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर पा रहा है, वो जो हवा में जो फ्लोर है उसका आपको लिख के दे रहा है, वो कौन लेगा मार्केट के अंदर? अभी वो बेचेगा, वो अभी 10 मेरा फ्लोर है 10 माले पे एज एन एक्सिस्टिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, लेकिन उसने 5 माला ही बनाया है और वो बैंक गारंटी दे रहा है 11, 12, 13 माले की, जो अभी तक हवा में बनाएंगे उसको कौन लेगा? सो ये सब चीज के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और उसको बोलना भाई नहीं है तेरे पास कैपेसिटी तो तू मत कर भाई, हम दूसरा बिल्डर देखेंगे। अब समझ में आई मेरी बात कि व्हाई यू शुड इंसिस्ट कि भाई पीएमसी ने ये बिल्डर को रेकमेंड किया है और ये बिल्डर के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी आपने सोचा था कि हम अंडरग्राउंड टनल बनाएंगे? कोस्टल रोड का देखा था आपने? नहीं सर, L&T कंपनी ने बनाया, हालांकि फॉरेन कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग में, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने भी वो बना के दिखाया। तो दैट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट पॉसिबल। बट ओनली थिंग इज, अभी मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। मेरी सोसाइटी के बाजू में एक सोसाइटी है जिसमें यही पीएमसी था। वहां पे जब मेरे पास वो एक मेंबर ने भेजा कि ये एग्रीमेंट आया है तो आप इसको जरा वेट करके देखो, तो मैंने काफी सारे इफ्स एंड बट्स थे उसमें, उसने एकदम ये करके लिख दिया था कि अगर ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं हुआ 3311 वाला, अच्छा, तो मैं 33.7 में दूंगा और आपको मैं फिर 60% ही दूंगा एडिशनल एफएसआई। तो हम लोग ने वो ऑब्जेक्ट करके उसको भेजा, तो बोले नहीं उसमें एक स्ट्रक्चर है हेरिटेज, वो नहीं निकला। तो मैंने और एक लेटर लिखा मेंबर के तरफ से और मैं बोला भाई हमें कोई घाई नहीं है, जब ही निकलेगा तब हम जाएंगे। 40% यानी कितना, यानी मुझे 400 स्क्वायर फीट कम मिलेगा और वहां पे 1,20,000 का भाव निकलेगा, तो मुझे 5 करोड़ का सीधा लॉस होता है एज एन मेंबर। तो व्हाई आई शुड एग्री?
तो हमारे भी जो 2-3 मेंबर थे, मेजोरिटी नहीं थे, माइनॉरिटी थे, उन्होंने लिखा कि भाई जब भी मिलेगा उनको एनओसी टू रिमूव द टैग ऑफ द हेरिटेज स्ट्रक्चर, तभी हम लोग साइन करेंगे। आप मानोगे नहीं, जब वो बिल्डर बोल रहा था कि 2 साल लगेगा, वो जब ये रोक दिया सिग्नेचर, 2 से 4 महीने के अंदर वो हेरिटेज टैग का निकाल के एनओसी लेके आया। सो दिस इज द पावर। अगर आप एजुकेटेड हो, आपके अधिकार के बारे में आपको मालूम है, तो ये सब आप कर सकते हो। बिल्कुल सर, आज का आखिरी सवाल हमारा कि कॉमन जो आदमी है, मान लो टीडीआर की जो बात बहुत सारी समझ में नहीं आती है। कहते हैं कि जब आपको रेंट दे दिया 11 महीने या 1-2 साल का 3 एडवांस चेक एक वगैरह दे दिया, उसके बाद जब अप्रूवल प्लान के लिए सबमिट किया है डेवलपर ने, और उस वक्त वो आईडीसीसी लेके आएगा, प्री ट्रिपल ए का बहुत मायने रहता है, तो वो जो टीडीआर फुल लोड किया नहीं किया, ये सब चीजें बहुत मतलब टेक्निकल रहती है उस। और प्री ट्रिपल ए में इसमें एक मजबूत कानून, प्री ट्रिपल ए सर कितना इंपॉर्टेंट है, और ये फुल टीडीआर होने के बाद ही आदमी खाली करे, घर से बेघर हो, क्या है ये? देखो, आपको घर जब भी खाली करना है जब उसके पास आईओडी आ गई, बरोबर है। आईओडी आने के बाद में, राइट, ही हैज टू साइन अ पी ट्रिपल ए, क्योंकि नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा फ्लैट कौन सा है और क्या एरिया है। तो आपका फ्लोर आपको उसके अंदर स्पेसिफाइड होगा, आपका एरिया उसमें स्पेसिफाइड होगा, और आपका फ्लैट नंबर क्या है वो स्पेसिफाइड होगा, एंड देन यू हैव टू साइन इट। फिर वो बिल्डर डिमोलिश करेगा। फिर प्लिंथ लेवल तक आईओडी में कोई प्रीमियम भरना नहीं पड़ता है, प्लिंथ लेवल तक कोई प्रीमियम भरना नहीं पड़ता है। उसके बाद में यू हैव टू बी ऑन द बैक ऑफ द दिस थिंग, द बिल्डर, कंटिन्यूअसली फॉलोअप के भाई अभी तू फुल सीसी जो है वो सोसाइटी के नाम पे अपलोड कर। बरोबर। तो फुल सीसी मतलब ये हो जाए, उसके बाद ही आपको गो हेड करना है। और प्री ट्रिपल ए का इंपॉर्टेंट रोल है, वो होना जरूरी है आपके पास। वो दस्तावेज है कि आने वाली जब बिल्डिंग आपको बन रही है उसमें कौन सा फ्लैट कौन सी विंग में आपके पास है। बिल्कुल, अदरवाइज इट इज इन द एयर। और दूसरा मैं आपको बताता हूं, अभी जैसा 79A है, जिसने भी बनाया उसने कुछ तो दिमाग लगाया होगा कि व्हाई दैट 20% इज रिक्वायर्ड। अब जो जिन्होंने ये बनाया है उसके ऊपर हम सोच रहे कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये आपको ये सोचना चाहिए कि पहले ये क्यों था और अभी हम उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। सो माय एडवाइस इज डू नॉट इग्नोर। जो भी 79A का गाइडलाइंस है वो आप फॉलो अप करो, so that you don't your project does not get stalled and you don't become a roofless। बिल्कुल। और 79A की जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाई कि पहले के जो टाइम में 79 के पहले लोग जो मैनेजिंग कमेटी और डेवलपर मैनिपुलेशन होता था, और मैनिपुलेशन में लोगों को पता नहीं रहता, जो मेंबर्स हैं उनको पता नहीं रहता था, और वो मैनिपुलेशन में पता लगता है कि बाद में स्टॉल प्रोजेक्ट हो गया। तो 79A की गाइडलाइन ट्रांसपेरेंसी दिखाती है, और आप इसको फॉलो करोगे तो इतना अच्छा आपके लिए। यानी मैनेजिंग कमेटी जो है ना, जो चाहे उतना मैनिपुलेशन कर सकती। अभी मेरी सोसाइटी की मैं बात करता हूं, ऑडिट रिपोर्ट में मेरे को दिखा रहा है दैट ऑडिट रिपोर्ट जो पैनलिस्ट जो रहता है एम्पेनलमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, वो लिखता है 57 फ्लैट्स। तो व्हाट डज द बायलॉ सेज कि जितना फ्लैट है उससे ज्यादा आपकी मेंबरशिप नहीं हो सकती है। बहुत से जगह पे बिल्डर ने अपना मैनेजिंग कमेटी मेंबर ने एक गैरेज लिख के रखा है, फिर वो एक शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देता है, फिर उसका भी बेनिफिट लेता है, विच इज रॉन्ग। अभी सरप्राइजिंगली मेरी सोसाइटी ने क्या किया, 57 मेंबर के जगह पे 63 मेंबर्स दिखाए। 6 मेंबर पता नहीं कहां से आए, इज क्वेश्चन मार्क। और फोरम दिखाने के लिए एसजीबीएम का दिखाया कि 42 मेंबर्स हैं। तो 42 मेंबर्स में तो ये जो 6 मेंबर कहां से आए वो आप निकाल डालो, तो कितने बचते हैं आपके पास? 26 के अंदर उन्होंने जो दिखाया कि 13 लोग ऑनलाइन प्रेजेंट थे, उन्होंने वोट किया, वो आप निकाल दो। प्लस सेक्रेटरी का 2 बार नाम आता है, मैनेजिंग कमेटी का 2 बार नाम आता है, और एक बंदे का 2 बार नाम आता है। तो जस्ट टू मैन्युपुलेट, ये तो हमें एक्सीडेंटली हम जब वो देख रहे थे तो हमें पता चला कि भाई ये तो बहुत रिपीटिशन है, बहुत मैन्युपुलेशन है। तो इस तरह के मैन्युपुलेशन ना हो, वो आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या होगा, आप भरोसों पे रहोगे और जो भरोसा करता है उसको धोखा मिलता है। और
ये आपके जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वो स्टॉल ना हो और कोई परेशानी हो, सफल सक्सेसफुल रीडेवलपमेंट वही है कि ये सब गाइडलाइंस, ये जो इन्होंने टिप्स बताई उसको आप अनुसरण करें। और सर का नंबर भी हम मेल आईडी सर शेयर करें, आप नंबर शेयर करें। आप नंबर लिख सकते हो मेरा 8928372392 और citizensjusticeforum@gmail.com। बिल्कुल सर से आप मैसेज भी कर सकते हैं और आप मिल भी सकते हैं सर के सिटीजन जस्टिस फोरम के बैनर पर ऑफिस में। और तमाम जो रीडेवलपमेंट, रेरा और डीम कन्वेंस के बारे में यदि आपको संपर्क करना हो तो महासेवा के इन नंबर पर, इन एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। और महासेवा की एक मैगजीन है जो पिछले 25 सालों से, तो उसके मेंबर बन सकते हैं। आपको फ्री मेंबरशिप भी मिल सकती है। मेंबरशिप मतलब एक चार्जेस है, लेकिन आपको फ्री एडवाइस भी मिलेगी इसमें। तमाम हाउसिंग सोसाइटी 25 से 30 हजार हाउसिंग सोसाइटी मेंबर्स है। और आपको मुझे मेरे ग्रुप से यदि ऐड होना है तो मेरा नंबर लिख लीजिए। आपको अपना नाम और सिटी का नाम लिखना है, व्हाट्सएप मैसेज करना मुझे मेरे नंबर पर 9920378133। आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा, हमारे सहयोगी इस पर चैट बॉक्स में लिख भी देंगे। और ये एपिसोड कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट्स करें। कुछ सवाल है तो सवाल भी भेजें, हम सवाल पहुंचाएंगे सर तक और आपके उस सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे सुलेमान भिमानी सर से। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करें सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।